Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। चुका है राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा चुनावी कार्यक्रम जनता के सामने रखा। मध्य प्रदेश में 52 जिलों के जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायतें, 22,581 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। ये चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण के तहत 6 जनवरी को मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों की 85 जनपद पंचायतें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के तहत 28 जनवरी को मतदान होगा, जिसमें 7 जिलों की 110 जनपद पंचायतें शामिल हैं। तीसरे चरण के तहत 16 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें 36 जिलों की कुल 118 जनपद पंचायतें शामिल हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय है। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच के चुनाव मतपत्र से होंगे और उसी दिन उनकी मतगणना भी शुरू हो जाएगी। वहीं पहले चरण के जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए काउंटिंग 10 जनवरी को होगी और दूसरे चरण में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए काउंटिंग 1 फरवरी को होगी। तीसरे चरण में 20 फरवरी को जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना होगी। जिला और जनपद पंचायत के चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। तो ये पूरा चुनावी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 6 जनवरी को 9 जिले, 85 जनपद पंचायतें। दूसरा चरण 28 जनवरी, 7 जिले, 110 जनपद पंचायतें। और तीसरा चरण 16 फरवरी, 36 जिले, 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होगा। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय रखा गया। तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। कुल मिलाके 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन जिलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9। 2 चरण में जिन जिलों को लेंगे उनकी संख्या है 7। बाकी 36 जिलों को हम 3 चरण में लेंगे। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, पूरे चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो गया, बताएं इसके बारे में प्रमुख बातें। देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से इंतजार था कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का ऐलान कब करेगा, क्योंकि 2014 में जो पंचायत निर्वाचन हुए थे उन पंचायतों का ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया था। उसके बाद लगातार कोरोना के कारण ये चुनाव टलते आए हैं। लेकिन अचानक आज जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता
लगभग 2.5 महीने तक मध्य प्रदेश में इन चुनाव को के साथ रहेगी, अपना समय बिताएगी। और इसी बीच कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं। हम यदि बात करें पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने उन जिलों को शामिल किया है जहां पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, जहां पर एक बड़ा अमला जो है चुनाव के लिए लगता है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या फिर पुलिस फोर्स हो, उन जिलों को शामिल किया है पहले चरण में। दूसरे चरण में भी ऐसे ही अति संवेदनशील जिलों को शामिल किया है। और तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा जिले 36 जिले जो है तीसरे चरण में शामिल किए गए हैं। तीसरा चरण जो है फरवरी के महीने में होगा मतदान, जिसमें 16 फरवरी को मतदान होगा। और उसके पहले दूसरा चरण जो है 28 जनवरी को होगा। और जो है पहला चरण जो है वो काफ़ी कम जिलों के साथ होगा। तो ये चुनाव आयोग की तैयारी है। दूसरी तरफ मतदान केंद्रों की संख्या भी इस बार बढ़ा दी गई है। मतदान केंद्र भी 70,000 से अधिक मतदान केंद्र है और करीब 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में इन चुनाव को लेकर होता है। लंबे समय से इसके इंतजार किए जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन चुनावों के पीछे राज्य की बीजेपी सरकार ने जो है 2014 का परिसीमन लागू करके और नया जो परिसीमन है उसको निरस्त करके अपने जो है चुनाव जीतने की और धांधली करने की पूरी संभावनाओं को जो है यहाँ पर टटोला है। और इसीलिए कांग्रेस को इस पूरे चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने में कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस ने इसकी आपत्ति दर्ज भी कराई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव के ऐलान का जो है स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसका स्वागत किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो घोषणा हुई है और कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन चुनाव में भागीदारी करेगा, संगठन उसके साथ है, संगठन उसका पूरा साथ देगा। भले ही ये चुनाव सिंबॉलिक नहीं हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों को, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद पंचायत के सदस्य हो या फिर जिला पंचायत के सदस्य हो, और उसके बाद सबसे प्रमुख जो बॉडी है वो पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जो काफ़ी जो है पावरफुल बॉडी माना जाता है, उसके चुनाव में जो है दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ लड़ेगी। दूसरी तरफ ये चुनाव जो है ग्रामीण स्तर पर भले ही हो रहे हों, लेकिन ये विधानसभा चुनाव 2023 के पहले दोनों ही दलों के जो राजनीतिक भविष्य का एक लिटमस टेस्ट है। और इससे ये तय हो जाएगा कि 23 में जनता किस करवट जो है अपना मतदान करेगी, किस दल को अपने को मुहर लगाएगी। तो इसलिए भी दोनों ही राजनीतिक दलों की नज़र इस चुनाव पर है और यही कारण है कि आज चुनाव के घोषणा होते ही, आचार संहिता लागू होते ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं, लेकिन दलों में इसकी तैयारी साफ तौर पर दिखने लगी है तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद से। आदिवासी जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज और राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। यहां सीएम और राज्यपाल ने टंट्या मामा भील की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद सीएम शिवराज और राज्यपाल इंदौर के नेहरू स्टेडियम पहुंचे। बलिदान दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। यहां सीएम आदिवासी गानों पर जमकर थिरके। इस दौरान सीएम ने कई घोषणाएं की। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। आदिवासी अंचल की ग्राम पंचायतों को इससे सशक्त किया जाएगा। आदिवासियों पर दर्ज किए गए छोटे मोटे कानूनी मामलों को वापस लिया जाएगा। साथ ही आदिवासी अब महुआ से शराब बनाकर हेरिटेज शराब के नाम पर दुकानदारों को बेच भी पाएंगे। आदिवासी युवाओं को 50,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सूदखोरों से निजात दिलाने के लिए ब्याज से लिया गया कर्जा भी माफ किया जाएगा और आदिवासियों से उनकी वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया लेकिन आदिवासी के हित के लिए कोई काम नहीं किया। राज्यपाल ने सिकल सेल बीमारी के लिए किए जा रहे काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। के साथ कहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि जितने ऐसे शहीद हैं वो जनजातीय समाज के हो, बाकी हो, उन सबके उपासना स्थल बनेंगे, उन सबके स्मारक बनेंगे। तस्वीर और तब्दील बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जनजातियों के लिए संभावना के नए द्वार खोले हैं।
टंटिया मामा के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार ने इंदौर में एक बड़ा आयोजन किया। वहीं भोपाल में कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर में टंटिया भील को श्रद्धांजलि दी। पाताल पानी में बीजेपी ने टंटिया मामा की स्मृति में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल 4 दिसंबर को पाताल पानी में एक मेला लगेगा, क्षेत्र का विकास किया जाएगा। 4 करोड़ 55 लाख की लागत से पाताल पानी में एक तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे आयोजन पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पहले सीएम शिवराज ये बताएं वो टंटिया मामा को क्या मानते हैं, क्योंकि उनके मंत्री तो टंटिया मामा को लुटेरा कहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए नीयत चाहिए, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बात तो सरकार तय करे कि वो टंटिया मामा को मानते क्या है। कभी उनके नेता उन्हें भगवान कहते हैं, कभी उनके कैबिनेट मंत्री उनको लुटेरा कहते हैं। से बात तो ये टंटिया मामा के आदर्शों की करते हैं, पर उनको लुटेरा बताने से परहेज नहीं करते। मुंह चलाना बंद करे और मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ताकत के साथ संज्ञान लेने का काम करे। जनजातीय समुदाय के वो महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में, इस देश की एकता अखंडता, अपने सामाजिक उत्थान के लिए, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा कर्तव्य है और वही हमारी सरकार कर रही है। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार सभा को संबोधित किया। हालांकि अपने पूरे भाषण के दौरान सिंधिया ने एक बार भी दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का नाम नहीं लिया। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने जनता से राघोगढ़ में एक नया अध्याय शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनका काम हर अवसर पर चुनौती ढूंढना है, जबकि बीजेपी का काम चुनौतियों में अवसर ढूंढना है। उन्होंने कहा कि अभी तक वो संकोच में राघोगढ़ नहीं आते थे, लेकिन अब बार बार यहाँ आएंगे। यहाँ दिग्गी के करीबी हिरेंद्र सिंह के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि 1000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मुझे सुन तो पा रहे हो। और अब मैं पहले संकोच करता था, जैसे महन ने भी कहा, अब तो मैं बार बार आऊं। जब राज्यसभा में गए तो दादा भाई मूल सिंह जी की याद आ गई, और जब पिता ने निर्णय लिया कि अब पुत्र का समय आ गया, तो दादा भाई को रवाना कर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ है। कमल पटेल इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खाद के लिए अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्व और कांग्रेसी जिम्मेदार हैं। कमल पटेल के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल खाद के लिए लाइन में लगे और पुलिस की लाठी खा रहे किसानों को असामाजिक तत्व बता रहे हैं। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार को हर विरोध करने वाला कांग्रेसी नजर आता है। नेहरू परिवार ने अपना श्रेय ले लिया, सापा बांध लिया आज़ादी का, वो 50-60 साल राज कर गए। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, हंसते हंसते फांसी के भूले पे चढ़े, उनका कहीं नामो निशान नहीं। किसान आंदोलन करे तो वो कांग्रेसी दिखते हैं। देश में किसानों के हक की बात करे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देश का अन्नदाता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी, और कांग्रेस में हर अन्नदाता है स्पष्ट है मुंह चलाने की जगह खाद की व्यवस्था करने का काम करे। आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के आकलन और उनको रैंकिंग देने के लिए स्वदेशी शोध संस्थान बनाना चाहता है, और इसके लिए मंथन और राशि एकत्रित करने के लिए प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस अधिवेशन में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक सतीश और मंच के मध्य भारत संयोजक राघवेंद्र प्रताप सिंह चंदेल शामिल हुए। इस दौरान राघवेंद्र ने कहा कि मूडीज और क्रिसल जैसी दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को कमतर आंककर अपना हिडन एजेंडा चला रही, और इसीलिए अब स्वदेशी जागरण मंच वैश्विक और निष्पक्ष रेटिंग के लिए स्वदेशी शोध संस्थान स्थापित करना चाहता है। इस अधिवेशन में साल 2030 तक भारत से गरीबी हटाने, 37 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और भारत को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर भी मंथन हुआ।
जो विचार हम प्रमुख रूप से लेकर चल रहे हैं, जो आगे हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वह है रोजगार कैसे देश में लाए जाएं, 37 करोड़ युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। इस विषय पर सब जगह मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और उनके आधार पर हम कार्य योजना को तैयार करेंगे। देखते हैं बिग न्यूज। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि कोरोना से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंधों ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। संधू ने इंडिया यूएस फोरम के 5वें संस्करण के दौरान कहा कि वैश्विक महामारी से बनी चुनौतियों के बावजूद कई मुकाम हासिल हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया पर दुआ के निधन की दुखद खबर दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। इस कमेटी में जिन 5 किसानों को सदस्य बनाया गया, उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारुनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम हैं। 6 राज्यों में कोरोना से संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी ने केंद्र को चिंता में डाल दिया। सरकार ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिवसेना ने निशाना साधा। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि जो लोग यूपीए की सरकार नहीं चाहते, उन्हें अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए, न कि पीठ पीछे बातें करके भ्रम पैदा करना चाहिए। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक बार फिर साल के अंत में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली। सिंधु ने 4 दिसंबर को खेले गए सेमीफाइनल में अपनी कड़ी प्रतिद्वंद्वी जापान की अकाने यामागुची को हराया और साथ ही साल के आखिरी टूर्नामेंट में खिताब जीतने के लिए सिंधु अपनी दावेदारी पेश करेंगे। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। ऊपर वाले से चोरों को भी डर लगता है और ऐसा ही कुछ हुआ है भोपाल के रातीबढ़ में। दरअसल यहां मंदिर से चोरी करने के बाद चोर भगवान के आभूषण और छत्र बेच नहीं पाए और पास के जंगल में आभूषण छत्र का बैग छोड़कर चले गए। फिलहाल चोर की पहचान नहीं हो पाए। भानपुरा गांव के ग्रामीण प्रेम नारायण दांगी जब खेत से वापस जंगल के रास्ते लौट रहे थे, तब उन्हें बैग मिला। उन्होंने बैग को देखा, पहले सरपंच और फिर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। तब इस बात का खुलासा हुआ कि ये वही आभूषण हैं जो करीब 1 महीने पहले चोरी हुए थे। आभूषणों के मिलने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद चोर को भगवान से डर हुआ और वो उसको वहां छोड़कर चला गया। जबलपुर के शेल्बी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सर्जरी से 66 साल के बुजुर्ग की जान बचा ली गई। बुजुर्ग हार्ट पेशेंट हैं, जिनका शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन किया। पहले ही हार्ट की बाईपास सर्जरी करवा चुके हार्ट पेशेंट को दिल की धड़कनें कमजोर होने पर भर्ती करवाया गया था। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज की एक जटिल सर्जरी की गई, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक वाला लेफ्ट बंडल पेसमेकर लगाया गया। सामान्य तौर पर पेसमेकर से हार्ट के साइड इफेक्ट राइट साइड की जो धड़कन है उसको दी जाता है, लेकिन लेफ्ट बंडल पेसमेकर से हार्ट के लेफ्ट साइड से धड़कन देना प्राकृतिक और कारगर तरीका है। इस तकनीक से पेसमेकर लगाए जाने के बाद मरीज को करीब 10 दिन अस्पताल के आईसीयू में रखा गया, जिसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। शेल्बी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी के मुताबिक ये सर्जरी कठिन जरूर थी, लेकिन अस्पताल में उपलब्ध अत्याधुनिक कैथ लैब और ट्रेन सपोर्टिंग स्टाफ की मदद से महाकौशल में पहली बार इस तरह का सफल ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तो लेफ्ट बंडल पेसमेकर उपचार की सबसे आधुनिकतम विधि है। इसमें वह मरीज जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ हमारे पास आते हैं और जिनको पेसमेकर की जरूरत होती है, उनको प्रदान किया जाता है। महाकौशल क्षेत्र में यह पहला ही पेसमेकर इस तरीके का लेफ्ट बंडल पेसमेकर लगाया गया है
और ये शेल्बी हॉस्पिटल में इस तरीके की हार्डवेयर एंड टेक्निक हमारे पास उपलब्ध है जिसमें हम इस तरीके का पेसमेकर लगा सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।